9 CBSE मैथ्स के एग्ज़ाम आने वाली है आपकी, और आई होप आपको कुछ कुछ याद है और कुछ कुछ भूल गया होगा। तो लेट्स टेक अप अ क्विक रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। आप मेरे साथ अगर मैथ्स कर रहे हो तो नंबर 1 रूल ये होगा कि आप सोफ़ा के काउच पे लेट के ये इस तरह से मैथ्स नहीं करेंगे। आप प्रॉपर चेयर पे बैठेंगे, नोटबुक लेंगे, पेन लेंगे और मेरे साथ लिख लिख के सॉल्व करेंगे। ओके तो और दूसरी बात, डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जंप नहीं करना है कि चलो फॉरवर्ड कर देते हैं और सीधा एक्सरसाइज के सम्स को कैसे करना है वो देखते हैं, क्योंकि हर मैथ्स की एक्सरसाइज बेस्ड होती है कुछ फंडामेंटल्स पे। तो उस फंडामेंटल्स को अगर हम पहले बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो एक्सरसाइज के सम्स का कॉन्सेप्ट हम बहुत गहराई से समझ पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर सिस्टम। स्टिल आई विल बिगिन विथ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसको कहते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। वो सारे नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें कहते हैं रियल नंबर्स। नाउ रियल नंबर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। वन इज रैशनल एंड अदर इज इरैशनल। मेक योर नोट्स। अभी रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वो सारे नंबर्स जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, पी बाई क्यू फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट कर पा रहे हो उस नंबर को तो वो रैशनल हो जाएगा। बट if it is not possible for you to write that number in p by q form, then that number becomes the irrational number. So this is the basic difference. Still we keep writing all the numbers that can be represented in p by q form where q is not equal to 0. Why so? Because जहाँ पर denominator 0 है वो number not defined है, इसलिए every time we mention that q shouldn't be equal to 0. So सिर्फ अभी हम मोटा मोटा ये चीज़ को पकड़ के चलेंगे कि वो नंबर्स जिनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिनको आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, वो होते हैं रैशनल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर्स से हम स्टार्ट करते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं, कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट? 1, 2, 3 एंड इनफाइनाइट। तो वो सारे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। अभी क्या नेचुरल नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं? 1, यस, 1 कैन बी रिटन एज 1 बाई 1। 2 को लिखा जा सकता है 2 बाई 1, 3 बाई 1 एंड सो ऑन। सो यस, all the natural numbers come under the category of rational numbers. whole numbers और natural में क्या difference होता है? बताओ 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 जल्दी। yes, whole numbers और natural numbers में सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है और वो नंबर है 0। वो नंबर है 0। तो क्या 0 भी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस, 0 को भी आप डिनोमिनेटर 1 के साथ लिख सकते हो। तो 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0 अपॉन 1। सो यस, ऑल दी होल नंबर्स ऑल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल, क्योंकि उनको भी पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। अब बात आई इंटीजर्स की। हु नोज इंटीजर्स? व्हाट डू इंटीजर्स इंक्लूड अदर देन होल नंबर्स? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है 0, 1, 2, तो ये तो होल नंबर्स हो गए, 0, 1, 2 एंड सो ऑन होल नंबर्स हो गए। बट इस नंबर लाइन पे अगर मैं नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर लूँ तो ये पूरा कैटेगरी हो जाता है इंटीजर्स। तो क्या इंटीजर्स भी रैशनल हैं? यस, इंटीजर्स भी रैशनल हैं। आप नेगेटिव साइड के नंबर्स को भी तो बाय डिफ़ॉल्ट डिनोमिनेटर 1 दे ही सकते हो। So yes, since integers can also be written in p by q form, integers come under the category of rational. Fractions तो already p by q form में है। For example 3 by 7, 4 by 9 ये already p by q form में है। So yes, fractions also come under the category of rational numbers. Last, decimal. डेसिमल फ्रैक्शंस को हम थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जैसे कि यहाँ पर है 4.28, ये 8 पर आकर टर्मिनेट हो गया।
स्टॉप हो गया, उसके आगे और कोई नंबर्स नहीं है. सो इफ इट इज़ 4.28, ये 8 पे आकर स्टॉप हो गया, कैन आई कन्वर्ट दिस नंबर इन p/q फॉर्म? यस, आई कैन रिमूव द डेसिमल पॉइंट and the denominator will be 100. We can finally bring it to the lowest form also. So अभी ये p/q में कन्वर्ट तो हो गया ना, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल के कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि हमने उनको सक्सेसफुली p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हमारे लिए, नहीं. 7.23, यहाँ पर 23 के ऊपर रिकरिंग का बार है. सो 23, 23, 23 वो एंड ही नहीं होगा. दिस नंबर इज इक्वल टू 7.23, 23, 23 एंड सो ऑन. क्या इसको भी p/q में लिख सकते हैं? यस, डेफिनेटली लिख सकते हैं, और वो हम सीखेंगे थर्ड एक्सरसाइज में. सो सिंस दिस कैन बी कन्वर्टेड इन p/q फॉर्म, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी रैशनल नंबर्स के कैटेगरी में आएगा. अब आते हैं इस पर. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, ये ऐसा नंबर है ना, देखो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है, वो इनफाइनाइट लेवल तक आगे जाएगा, और इसमें कुछ पैटर्न में रिपीट भी नहीं हो रहा. ये नंबर्स को आप p/q में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, बट रैशनल नहीं होकर ये इर्रैशनल नंबर्स है, जबकि ये दोनों डेसिमल फ्रैक्शंस जो हैं वो रैशनल के कैटेगरी में आएंगे. सो व्हेन इट कम्स टू रियल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, यस, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स, whereas non terminating non recurring decimal fractions will come under irrational numbers. अभी थोड़ा रूट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं. रूट्स, if I write square root of 25, this can easily be converted and written as 5, and 5 can be expressed as 5/1. तो रूट 25, क्योंकि 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से रूट 25 इजीली कन्वर्ट हो जाता है एज 5/1. सो ये वाला जो नंबर है रूट 25, दिस विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर्स. वेयरएज अगर ये होता रूट 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61, अभी 61 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसके लिए अगर आप उसको फाइंड करने जाएंगे भी तो उसका जो आंसर आएगा वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आएगा, जिसकी वजह से वो इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी में फॉल हो जाता है. लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, इज 0 अ रैशनल नंबर? इसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, राइट? बताओ 0 रैशनल नंबर है क्या? 0 is a whole number which can be expressed as 0/1. तो अगर हम 0 को p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो एक रैशनल नंबर है. सो व्हाट शैल वी राइट? आप भी लिखिए नोटबुक में. यस, 0 is a rational number as it can be expressed in p/q form as 0/1. डन. तो ये जस्ट एक स्टेटमेंट सम था. हम आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 पर. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं. हमें लगता है यार 3 और 4 के बीच में क्या हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. दो नंबर्स के बीच में डेसिमल नंबर्स तो होते ही है ना. तो 3 और 4 के बीच में इफ आई एक्सटेंड हियर मोर, वी हैव 3.1, 3.2, 3.3. ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं जो डेफिनेटली 3 और 4 के बीच में आते हैं. So when it comes to telling about rational numbers between 3 and 4, we can write the rational numbers between 3 and 4 are
between 3 and 4 are 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 and so on. Yes, you can also write these numbers in fraction. हम अगले सम में फ्रैक्शन फॉर्म में दो नंबर्स फाइंड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5. 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. सॉल्यूशन, एक बात ध्यान में रखिए कि अगर उन्होंने हमको 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं बिटवीन 3/5 एंड 4/5, हमें क्या करना है? अगर 5 नंबर्स पूछे हैं +1 कर दो उसमें. हाउ मच इज इट? इट इज 6. व्हाट वी हैव टू डू इज, दो नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5, इन दोनों के बीच में हमें 5 नंबर्स चाहिए. अगर 5 नंबर्स चाहिए तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 6. मल्टीप्लाई किया. नाउ दिस इज 3 6 18, 5 6 30, 24 और 30. सो ये बन गया 18/30, 24/30. अभी 18 और 24 के बीच में वी हैव 5 रैशनल नंबर्स. इट इज 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30. So this is how between 18/30 or 24/30 we have got our 5 rational numbers between them. तो 18/30 ये क्या था? It was 3/5 only. Likewise 24/30 क्या था? It was 4/5 only. So इन दोनों के बीच में we have found 5 rational numbers. Hope the funda is clear. चलो सेकेंड एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करते हैं. ध्यान में रहे, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक कर रही हूँ और उन्हीं को सॉल्व कर रही हूँ. तो सेकेंड एक्सरसाइज में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस √5 ऑन दी नंबर लाइन. नंबर लाइन पर एक इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अभी हम सीखेंगे. तो ये एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की है. 0 यहाँ पर है और ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं. 0 से लेकर के 1 तक जो गैप है उसे हम कहते हैं 1 यूनिट. उसी तरह वही जो गैप है वो हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में है. अभी ये जो गैप है ना, ज़रूरी नहीं है कि 0 से लेके 1 आप 1 सेंटीमीटर रखो. नेवर. ये गैप आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अगर चाहें तो 0 से लेके 1 तक आप 3 cm का गैप रखो. फिर हर यूनिट में आपको 3 cm का गैप रखना होगा. 2 cm का भी मेंटेन कर सकते हैं. सो ये जो डिस्टेंस है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 1 यूनिट. और ये 1 यूनिट आपको हर जगह हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में मेंटेन करनी है. अभी अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं तो एक नंबर लाइन को ड्रॉ करिए और हर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 2 सेंटीमीटर का हम गैप रखेंगे. सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 2 cm. Now let's see how to express √5 on the number line. √5 को नंबर लाइन पर लाने के लिए हमको पहले समझना होगा पाइथागोरस थ्योरम को. पाइथागोरस थ्योरम जो कि अप्लाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल पर. लेट्स नेम दिस ट्रायंगल एज ABC. अभी इस ट्रायंगल में मुझे एक्सप्रेस क्या करना है? √5. 1 2 3 4 एंड 5. मुझे एक्सप्रेस करना है √5 को. √5 के इमीडिएट पहले आता है एक परफेक्ट स्क्वायर 4. इस परफेक्ट स्क्वायर का रूट क्या है? स्क्वायर रूट क्या है? 2. तो मुझे इस ट्रायंगल का बेस लेना है 2 यूनिट्स और
हमेशा लेनी है 1 यूनिट। सो नाउ वी हैव अ ट्रायंगल विथ बेस 2 एंड हाइट 1। इस ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्यों लगा रहे हैं हम लोग? हमें AC फाइंड करना है। सो एज पर पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse AC square should be equal to AB square plus BC square। AC square is equal to AB का वैल्यू है 1, BC हमने 2 यूनिट्स लिया था, 2 का स्क्वायर, सो 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। AC square is equal to 5। So what should be the value of AC? When you remove the square, it will give a radical sign to 5। सो AC का वैल्यू हमें मिला √5। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बेस 2 यूनिट्स है और हाइट 1 यूनिट है, तो उसका हाइपोटेन्यूज 100% √5 ही आना है। तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे हमारी नंबर लाइन के ऊपर जो हमने यहाँ बनाई थी। ये हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल को क्रिएट करेंगे, जैसे कि 0 से लेके 2 तक ये हमारे ट्रायंगल का बेस बनेगा। ओके, वही राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। ये येलो कलर का लाइन आपको दिखता होगा, ये बेस बनने वाला है ट्रायंगल का। हाइट हम बनाएंगे 2 के ऊपर, और कितने यूनिट्स बनानी है? 1 यूनिट। ये है हाइट 1 यूनिट। अभी हाइपोटेन्यूज बनाने के लिए ध्यान में रहे 0 से कनेक्ट करना है इस हाइट को। आई होप यू आर एबल टू ट्रेस दिस येलो राइट एंगल ट्रायंगल। वी कैन नेम दिस ट्रायंगल एज ABC। काफ़ी स्कूल्स में 0 की जगह पर O नाम दिया जाता है, बट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कन्फ्यूजन आई एम राइटिंग द लेटर A here। ABC। So now this is a right angle triangle ABC which is right angled at C। यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। अभी ये बेस 2 यूनिट्स है, ट्रायंगल का बेस AC है जो कि 2 यूनिट्स है, BC 1 यूनिट है। आपको नंबर लाइन के नीचे जस्टिफिकेशन देना होगा कि √5 कहाँ से आया, इसलिए हम दोबारा से वहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अभी यहाँ पर ये एक सॉल्यूशन का पार्ट है। एज पर पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल आपको एग्ज़ाम में ये जस्टिफिकेशन दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC 2 यूनिट्स है, BC इज 1 यूनिट। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, AB स्क्वायर इज 5। इसके लिए AB का वैल्यू क्या होगा? √5। तो हमने यहाँ पर उनको एग्जामिनर को जस्टिफाई किया कि AB की वैल्यू √5 क्यों है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की वजह से AB का वैल्यू √5 है। लेकिन ये √5 तो हमको नंबर लाइन पर दिखाना था ना, ये तो ऊपर कहीं जा रहा है। तो इससे हमें नंबर लाइन पर नीचे ड्रॉप डाउन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग कंपास की मदद लेंगे। आप कंपास का मेटल टिप यहाँ 0 पर रखें और पेंसिल टिप को B पर पॉइंट करें और उसको ड्रॉप डाउन कर दें। ये जहाँ पर भी नंबर लाइन को कट करेगा वहाँ पर आपको मिलेगा √5। So this is how we trace √5 on the number line. Okay, so let's move to exercise number 3. इसमें 3 questions important हैं, question number 3, 8 और 9, और वही पिक किए हैं मैंने। Let's begin with question number 3. Express the following in P/Q form. सी हमने देखा था कि जो टर्मिनेटिंग नंबर है उनको तो बड़ी आसानी से हम फ्रैक्शन फॉर्म में ला सकते हैं, P/Q फॉर्म में ला सकते हैं। For example, if it is 0.3, had it been only 0.3, we can write this number as 3/10 और ये आ गया
पी बाई क्यू फॉर्म में. बट वॉट इफ द 3 वॉज रिकरिंग? अगर 3 रिकरिंग हो तो आप क्या करोगे? इसको पी बाई क्यू में कैसे लाते हैं? क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/10 0 0 0 0 0? मेरे स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लास में तो काफ़ी यही इसी तरह के आइडियाज़ के साथ आते हैं, बट ऐसा करना नहीं है. हमें अभी सीखना है कि 0.6 जहाँ पर कि 6 रिकरिंग है, 6 आता जा रहा है लगातार, तो इसे हम कैसे पी बाई क्यू में लाएंगे. सो इसके कुछ स्टेप्स हैं. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप. हमें अज्यूम करना है कि जो नंबर है 0.6 रिकरिंग ये x है. Let's assume that the given number, let's assume that 0.6 recurring is equal to x. x is equal to 0.6 recurring और इस स्टेटमेंट को हम मार्क करेंगे एज स्टेटमेंट नंबर 1. अभी 0.6 रिकरिंग में कितने डिजिट्स रिकर हो रहे हैं? 6 ही रिपीट हो रहा है सिर्फ, राइट? सिर्फ 6 ही एक ऐसा डिजिट है जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है. तो अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ इस इक्वेशन के लेफ्ट में और राइट में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये 10 कहाँ से आया? क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो हम बाय 100 वी विल मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय 100. बट यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है. वी विल मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय 10. सो 10x इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर इट इज 0.666 रिकरिंग. इस नंबर को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होता है? ये डेसिमल एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा. अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है एक डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा. तो our answer will be 6.6 recurring now, and this will be our statement number 2. What we did in the statement number 2, we multiplied both the sides by 10. After doing this, we shall do subtraction by subtracting 1 from 2. 1 को अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 से. ध्यान में रहे लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से माइनस होता है और राइट से माइनस होता है. सो 10x में से सब्ट्रैक्ट होगा x. 6.6 रिकरिंग से सब्ट्रैक्ट हुआ 0.6. लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस हुआ, राइट में से राइट माइनस हुआ. 10x माइनस x इट विल गिव अस 9x. 6.6 रिकरिंग माइनस 0.6 रिकरिंग. वर्टिकल सब्ट्रैक्शन करके देखिए यहाँ पे ये है 6.6 रिकरिंग. इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 0.6 रिकरिंग. ध्यान से देखिए क्या होगा. 6 रिकरिंग माइनस 6 रिकरिंग. डेसिमल के बाद में 0 हो जाएगा क्योंकि सारे जितने भी इनफाइनाइट 6 होंगे भी ना तो वो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होके वो 0 हो जाएगा. एंड बिफोर डेसिमल 6 माइनस 0 इट इज़ 6. तो जो रिपीटिंग एलिमेंट था वो इस तरीके से निकल जाता है और बचा क्या? 6 माइनस 0 इट इज़ 6. नाउ x इज इक्वल टू 9 राइट में शिफ्ट होगा 6/9. वी शैल ब्रिंग इट टू द लोएस्ट फॉर्म. 3 2s 3 3s. सो द वैल्यू ऑफ x इज 2/3. सो जो रिकरिंग नंबर था 0.6 रिकरिंग वो कन्वर्ट हो गया p बाई क्यू फॉर्म में, दैट इज 2/3. इसीलिए वी से दैट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स रैशनल होते हैं क्योंकि वो कैसे भी स्टेप्स लगा करके वो p बाई क्यू फॉर्म में आ गए. सो लेट्स डू नाउ अनदर सम 0.47 रिकरिंग. यहाँ पर आप ध्यान देना तो सिर्फ 7 रिकरिंग है, 4 रिकरिंग नहीं है. अभी इसे हम करते हैं अगले स्क्रीन पर. वी हैव टू शो दैट 0.47 where 7 is only recurring, this can be brought
इन p by q फॉर्म। सेम पहले की तरह से हम लोग करेंगे। लेट्स अज्यूम दैट 0.47 रिकरिंग इज इक्वल टू x। तो पहले यही स्टेटमेंट लिखा, x इज इक्वल टू 0.47 और इसे मार्क करते हैं एज 1। अभी इस सब में ऐसा क्या है जो प्रीवियस में नहीं था? वो ये है कि डेसिमल के बाद में 4 के ऊपर रिकरिंग बार नहीं है। 4 के बाद में आया 7, उसके पास रिकरिंग बार है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाती है। मेरा पर्पस अभी ये है कि ये डेसिमल जो है उसके बाद में डायरेक्ट रिकरिंग वाला एलिमेंट होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है। डेसिमल के बाद में 4 है जिसके ऊपर बार है ही नहीं, तो उसको मुझे पहले एडजस्ट करना होगा। आई विल मल्टीप्लाई बोथ दी साइड्स बाय 10। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10? सो दैट ये जो डेसिमल है वो यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, राइट में आ जाएगा 4 के बाद में। सो 10x और यहाँ पर डेसिमल, यहाँ पर भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4.7 रिकरिंग। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे कि डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट है उसके ऊपर बार है। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड नाउ, और इसीलिए मैंने उसे 10 से मल्टीप्लाई किया था ताकि डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट हो उसके ऊपर बार हो। सो हियर आई गॉट 10x इज इक्वल टू 4.7 रिकरिंग। अभी आप दोबारा चेक करिए कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो वापस स्टेटमेंट नंबर 2 में आप इन दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बिकम 100x बिकॉज 10x इंटू 10 100। What if 4.7 recurring is multiplied by 10? What shall we get? It will be 47.7 recurring. 47.7 recurring. Mark this as 3. अभी स्टेटमेंट नंबर 2 में और 3 में दोनों में आप ऑब्जर्व करते हैं डेसिमल के बाद में वो डिजिट है जिसके ऊपर बार है। यहाँ डेसिमल के बाद 7 है, बार है। यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में 7 है, बार है। वी शैल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3। $100x minus 10x 47 recurring 47.7 minus 4.7 90x is equal to, इसका वर्टिकल सब्ट्रैक्शन दिखाती हूँ मैं आपको। What will happen? 7 रिकरिंग बन जाएगा 0 माइनस करते वक्त। 47 minus 4 43। So the value of x is 43/90। ये फाइनल आंसर है। सो दिस इज हाउ 0.47 रिकरिंग इज ब्रॉट टू p by q फॉर्म 43/90। अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स between the rational numbers 5/7 and 9/11। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इसके पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें उन्होंने हमको कहा था फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, तो उसका मेथड अलग था। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। अभी एक रैशनल नंबर है 5/7, दूसरा है 9/11। इन दोनों के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स चाहिए। तो उसके लिए पहले 5/7 और 9/11 इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लाना होगा। डेसिमल फॉर्म में वो कैसे आएंगे? डिवाइड करके। 5 जो न्यूमरेटर है वो यहाँ आया, 7 बिकम्स डिवाइज़र। लेट्स डिवाइड। 5 को पहले थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, राइट। 0.5 बन गया 50। 7 7s 49, 1 रिमाइंडर 0,
7 1 ज़ा 7, 3 रिमाइंडर, वापस इसे 0 मिला, 7 4 ज़ा 28, 2 इसे 0 मिला, 7 2 ज़ा 14, इसे 0, 7 8 ज़ा 56, 4 7 5 ज़ा 35, एंड हियर वी गेट द रिमाइंडर 5. रिमाइंडर 5 आया और हमारा डिविडेंड भी पहले 5 ही था, तो वही सीक्वेंस रिपीट होने वाली है. इसका मतलब 7 1 4 2 8 5 ये पूरा रिपीट हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/7? द वैल्यू ऑफ 5/7 इज 0.714285. हमें 3 इर्रेशनल नंबर्स चाहिए बिटवीन 5/7 एंड 9/11. अभी 9/11 को भी हमें डेसिमल फॉर्म में लाना होगा. लेट्स डू इट हियर. 9 द न्यूमरेटर विल कम इनसाइड, 11 इज द डिवाइजर. 0 पॉइंट देने से 9 बन गया 90. 11 8 ज़ा 88, 2 0 11 1 ज़ा 11. वापस रिमाइंडर 9 आया. याद करिए आपने शुरुआत भी 9 से करी थी, तो आगे यही सीक्वेंस रिपीट होती रहेगी. सो हियर वी कम टू नो दैट 9/11 का डेसिमल फॉर्म है 0.81. ये दोनों ही नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हैं. क्वेश्चन क्या है? उन्हें चाहिए इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू. इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग. अभी अपने मन से आपको जो नंबर चाहिए फ्रेम करके इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर्स आप बना सकते हो. जैसे कि आप इसको कंसीडर कर लो कि ये है 0.71 और ये है 0.81. तो 71 और 81 इनके बीच के अपने कोई भी 3 इर्रेशनल नंबर्स आप अपने मन से बना लो. जैसे मैं बना लेती हूँ 0. आई विल कंसीडर 7 5. द फर्स्ट 2 डिजिट्स आई विल राइट एज 7 5 बिकॉज इट इज़ मोर देन 71 लेस देन 81. सो 7 5 0 8 9 2 6 कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर लिख दिया. उसी तरह एक और नंबर बना लेते हैं 8 0 2 5 9 3 2 6, एनी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, एंड द थर्ड वन 2. सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8. हमें एक और क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज विच इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट. क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स. हम चलो रिकॉल कर लेते हैं वो सारे नंबर्स जिनको p/q फॉर्म में ला सकते हैं वो हैं रैशनल, और जिन्हें आप p/q फॉर्म में नहीं ला सकते हैं वो होते हैं इर्रेशनल. इन अदर वर्ड्स नाउ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आर रैशनल, राइट. जबकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल्स. सो आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर. इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 23. इज़ इट रैशनल और इर्रेशनल? अभी 23 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे इट विल बी अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर. इस वजह से स्क्वायर रूट ऑफ 23 विल बी कंसीडर्ड एज एन irrational number. Coming to another question, square root of 225, that is 225. Now 225 is a perfect square of 15, और 15 को आप 15/1 p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो 100% ये नंबर जो है वो है रैशनल. थर्ड वन 0.3796. ये नंबर यहीं पर 6 के बाद में टर्मिनेट हो गया. अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
rational number. Now next question, here we observe 0.478, 478, 478 रिपीट हो रहा है. अगर 478 रिपीट हो रहा है इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है ये, जिसकी वजह से ये हो जाएगा रैशनल. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1 पॉइंट. ये थोड़ा सा ट्रिकी है. व्हाट दे डिड यू नो, लाइक हमें लगता है कि सिमिलर नंबर है, कुछ रिपीट हो रहा है, बट ऐसा है नहीं. दिस इज 10, आफ्टर 10 दिस इज 100, आफ्टर दैट वी हैव 1000, आफ्टर दैट वी हैव 10,000. सो यहाँ पर 1010 रिपीटिशन में दिखते तो हैं, बट ये प्रॉपर एक ही पैटर्न में नहीं है. सो दिस नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, हेंस दिस क्वेश्चन like it is an irrational number. Let's begin with the next exercise now. Let's begin with exercise 1.4. याद रहे इस चैप्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये 1.4. तो चलो पहले इसके फंडामेंटल्स क्लियर कर लेते हैं. द फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल्स ऑफ सर्ज. नाउ द थिंग इज कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर्स रैशनल हो सकते हैं और कौन से इररैशनल. मान लो कि एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इररैशनल, ये दोनों ऐड हो रहे हैं. रैशनल और इररैशनल कभी भी ऐड होंगे तो उसका जो आंसर है वो इररैशनल ही होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर है 5, इसमें आप ऐड कर रहे हो इररैशनल नंबर √3, तो ये जो बाइनोमियल टाइप जो हमारा आंसर आता है 5 + √3, ये हमेशा इररैशनल ही रहेगा. द सेम थिंग इज विद द डिफरेंस. 11 इज़ अ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्ट करते हैं √5. 11 रैशनल है लेकिन √5 इररैशनल है. इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज रैशनल और इररैशनल का डिफरेंस, विल ऑलवेज बी irrational. Similarly, the product of rational and irrational is also always irrational. Let's take an example. 7 एक रैशनल नंबर है, उसको √3 एक इररैशनल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 7 √3 भी एक इररैशनल नंबर ही है. The same thing happens with division. If a rational number gets divided by irrational number और vice versa, तो भी वो irrational number ही होगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जो हमें समझना है. इसके और कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि 5 + √2 एडिशन हो रहा है रैशनल का और इररैशनल का. तो ये जो एक्सप्रेशन है 5 + √2 ये इररैशनल है. उसी तरह √3 - 5 ये डिफरेंस है एक रैशनल का और एक इररैशनल का, ये इररैशनल होगा. 7 × √6 विच इज 7 √6 ये भी इररैशनल है. 5 / √2 5 रैशनल है जबकि √2 इररैशनल है, तो ये एक्सप्रेशन भी इररैशनल होगा. टू सम अप, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, बट अगर एक नंबर रैशनल है दूसरा इररैशनल है तो जो आंसर आएगा वो इररैशनल ही होगा. ओके, तो अभी हम देखते हैं व्हाट इफ दोनों भी इररैशनल हैं. एक नंबर इररैशनल है दूसरा भी इररैशनल है, दोनों ऐड हो रहे हैं या फिर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों इररैशनल हैं. ओके, अगर दोनों इररैशनल हैं तो व्हाट अबाउट द आंसर. काफ़ी बच्चे कहते हैं ना कि मैडम ज़रूर अभी फिर आंसर जो आएगा वो रैशनल होगा. ऐसा नहीं है, आंसर रैशनल भी हो सकता है या फिर इररैशनल भी हो सकता है. तो इन केस अगर दोनों नंबर्स इररैशनल हैं देन द फाइनल आंसर कैन बी रैशनल एज वेल एज इररैशनल. फॉर एग्जाम्पल √8 एक इररैशनल नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है √2 के साथ, अभी दोनों भी इररैशनल है. और आंसर इज √16, बट 16 being a perfect square
इट विल गिव अस आंसर एज 4। तो यहाँ पर दोनों भी नंबर्स इर्रेशनल थे, बट जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, वो रैशनल आया। उसी तरह अगर मैं √7 ले लेती और √2 तो √14 आता और वो इर्रेशनल ही रह जाता। इसी तरह अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जब दो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो इर्रेशनल, अगर दोनों नंबर्स इर्रेशनल हैं तो चाहे कोई भी ऑपरेशन रहने दीजिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, और आंसर कैन बी रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल। अभी इस फंडा को यूज़ करके हम एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को तो कर लेते हैं, जैसे कि 1.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। पहला एक्सप्रेशन है 2 माइनस √5, 2 माइनस √5, 2 तो रैशनल है और √5 इर्रेशनल। इन दोनों का डिफरेंस, जो रूल हमने सीखा उस हिसाब से अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, और आंसर विल बी इर्रेशनल। लाइकवाइज अगर क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो इंस्टेंटली आंसर नहीं करना है, एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन हमें करना होगा। 3 + √3 ब्रैकेट में था, उस ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। जब ओपन करते हैं तो पॉजिटिव √23 नेगेटिव √23 कैंसिल हो जाता है एंड वी गेट 3 विच इज़ रैशनल। इसके लिए सेकंड का आंसर होगा रैशनल। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों भी इर्रेशनल है। 2√7 इर्रेशनल नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है 7√7 से, वो भी इर्रेशनल है। Being both of them irrational, we can still observe that √7 can get cancelled and we find 2/7. अभी 2/7 which is in p/q form, it is rational number. 1/√2, 1 is rational whereas √2 is irrational. तो एक रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है इर्रेशनल नंबर से, so as per our rules the answer will be irrational number. लास्ट वन 2π, पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, इस वजह से पाई इर्रेशनल होता है। तो पाई इर्रेशनल है जो मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ। ओके, सो इर्रेशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल, और आंसर विल बी इर्रेशनल। सी, तो अभी हमने देखा कि दो सर्ज ऐड कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, और मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, और डिवाइड कैसे होते हैं। अभी हमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, बट अभी भी हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि एक और चीज़ है जो पहले ही अगर हम क्लियर कर लें तो बेटर होगा कि मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है। अगर इस तरह से दो ब्रैकेट्स हैं मेरे पास, बाइनोमियल हैं दोनों में, और मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है यूनिवर्सल मेथड कि आप किसी भी बाइनोमियल टू बाइनोमियल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है आइडेंटिटीज़ का मेथड। फॉर एग्जाम्पल a + b एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है x + y, इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल राइट x + y 2 टाइम्स। ये 2 बार लिखा मैंने x + y, तो एक ब्रैकेट, दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट को 2 बार लिखना है और दूसरे ब्रैकेट को स्प्लिट कर देना है। अभी मैंने x + y को तो 2 बार लिख दिया, दूसरा ब्रैकेट है a + b, इसको स्प्लिट कर देंगे, a यहाँ आया और +b इधर। नाउ we will multiply this way. Okay, so a into x will give me ax, a into y will give me ay, bx plus by, ये हमारा प्रोडक्ट है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का मेथड है आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, बट अगर हमारा क्वेश्चन हमें अलाउ करता है तो हम आइडेंटिटीज से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्वेश्चन है √5 + 3 द होल स्क्वायर। इसका मतलब वो मुझे कह रहे हैं √5 + 3 को √5 + 3 से ही मल्टीप्लाई करो। तो अगर मुझे √5 + 3 का स्क्वायर ही फाइंड करना है, देन आई विल यूज़ दिस आइडेंटिटी टू मल्टीप्लाई इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथड, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज गिविंग मी अ पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ
a प्लस बी द होल स्क्वायर। अगर ये पैटर्न मिल ही रहा है तो इट इज़ बेटर आई विल यूज़ द आइडेंटिटी टू मल्टीप्लाई। व्हाई टू यूज़ दिस मेथड देन? ओके, ये वाला मेथड हम कब यूज़ करते हैं? जब मेरे क्वेश्चन में एक प्रॉपर पैटर्न नहीं है, आइडेंटिटी का पैटर्न नहीं है। सो वी शैल बी यूजिंग दीज 3 आइडेंटिटीज इन ऑर्डर टू फाइंड प्रोडक्ट। a प्लस बी, a माइनस बी तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। a प्लस बी व्हेन मल्टीप्लाइज विथ a माइनस बी व्हाट डू वी गेट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ध्यान में रहे, कुछ क्वेश्चंस के मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटीज़ यूज़ हो सकती हैं और किसी के लिए ये यूनिवर्सल मेथड यूज़ हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 प्लस रूट 3 हैज़ टू मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस रूट 2। दोनों ही ब्रैकेट में एकदम अलग नंबर्स हैं। एक में है 3 प्लस रूट 3, दूसरे में है 2 प्लस रूट 2। तो इसे सॉल्व करने के लिए मुझे यूनिवर्सल मेथड यूज़ करना है, यानी एक ब्रैकेट को मैं 2 बार लिखूंगी, 2 प्लस रूट 2 को मैं 2 बार लिखती हूँ, और दूसरे ब्रैकेट को यानी 3 प्लस रूट 3 को स्प्लिट कर देंगे। 3 यहाँ आया और रूट 3 इधर। नाउ मल्टीप्लाई। Let's be very careful and slow while doing multiplication because we are doing the operation on search for the first time. 3 will multiply with 2. 3 2s are 6. 3 into root 2, 3 root 2. Root 3 into 2, 2 root 3. Now root 3 into root 2 will be root 6. यहाँ पर हमें कोई भी लाइक सर्ट नहीं मिला है। ये है रूट 2, ये है रूट 3 और ये है रूट 6। अगर लाइक सर्ट्स हैं ही नहीं तो हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते, यहीं पर हमें आंसर छोड़ना होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। ये हमें एक पैटर्न दे रहा है, एक आइडेंटिटी का। कौन सी आइडेंटिटी का? a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। सो वी शैल बी यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी विल राइट 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, रूट 3 का स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 3, 3। सो आवर आंसर इज 6. Next question, root 5 plus root 2 the whole square. Now this question is also giving us one pattern of a plus b the whole square. तो इसके प्रोडक्ट में आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। याद रहे, आप इस क्वेश्चन को भी यूनिवर्सल मेथड से कर सकते हैं, बट व्हेन वी हैव द पैटर्न, व्हाई टू गो फॉर यूनिवर्सल मेथड? वी शैल बी यूजिंग द आइडेंटिटी। ये हुआ a का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर इतना डीप में करना नहीं है। रूट 5 इंटू रूट 5 रूट 25, फिर वो बना 5। इंस्टेंटली लिखना है रूट 5 बन गया 5, और यहाँ पर भी रूट 2 इज गोइंग टू बिकम 2। अभी इन तीनों का प्रोडक्ट, रूट विल मल्टीप्लाई विथ रूट 5 इंटू रूट 2, रूट 10, और ये रहा 2। सो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट 5 एंड रूट 2 इज 2 रूट 10। यहाँ पर 5 और ये 2, ये दोनों लाइक नंबर्स हैं, विच विल बिकम 7 प्लस 2 रूट 10। ये हमारा आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। अभी इसमें हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली स्केल यूज़ करके 9.3 सेंटीमीटर का ही एक सेगमेंट पहले ड्रॉ करना है। ये 9.3 है ए बी सी। मेरे पास
इंस्ट्रूमेंट्स अभी नहीं है कि मैं बोर्ड पर यूज़ कर सकूं। आपको प्रॉपर कंपास, स्केल और पेंसिल यूज़ करके इसे करना है। एग्जैक्टली 9.3 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट आप ड्रॉ करिए ए बी। ओके, नाउ 1 सेंटीमीटर सिर्फ एक्स्ट्रा लेना है आगे। सो बी से लेकर के मैं 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा एक्सटेंड करती हूँ इसे, इसको नाम देते हैं सी। सो ये हुआ 1 cm एक्स्ट्रा। तो टोटल जो लेंथ हो गई AC की वो कितनी हो गई? 10.3 हो गई। स्टिल हम लोग क्या करेंगे कि C से भी और ज़्यादा उसे एक्सटेंड करेंगे। C से थोड़ा और हमने एक्सटेंड कर लिया क्योंकि हमारे मार्क्स वहाँ तक जाने वाले हैं। सो लेट्स कंक्लूड AB का लेंथ कितना था? 9.3 सेंटीमीटर। देन वी टुक 1 cm एक्स्ट्रा, दैट इज BC हमने लिया 1 cm एक्स्ट्रा। सो द टोटल लेंथ ऑफ AC इज 10.3। अभी मुझे इस AC का मिड पॉइंट चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए, और उसके लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे AC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिड पॉइंट प्रोवाइड करेगा AC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है? रफली अगर बताऊं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आप डिवीजन सिंबल कुछ ऐसा होता है, इसको याद रख लीजिए। एक लाइन, उसके ऊपर क्रॉस, नीचे क्रॉस, और उन दोनों क्रॉस को कर लो जॉइंट। ये इससे बन जाता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी मुझे किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है? AC का। अभी हमारे कंपास में पेंसिल हम इंसर्ट करेंगे और A पर मेटल टिप रखेंगे। AC का गैस करके मोर देन हाफ लेना है। ओके, हाफ यहाँ तक आता है, थोड़ा मोर देन हाफ का गैप लेना है। A पे मेटल टिप, पेंसिल टिप से आप ऊपर आर्क बना दो और एक यहाँ नीचे आर्क बना दो। सो यू हैड टेकन मोर देन हाफ का गैप। सो एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। मेटल टिप कहाँ रखा था? A पर। अभी मेटल टिप आप रखिए C पर और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अभी आप देखिए कि AC के ऊपर हमें एक क्रॉस दिख रहा है और AC के नीचे भी हमें एक क्रॉस दिख रहा है। इन दोनों क्रॉसेस को अगर हम कनेक्ट करते हैं ना, तो ये जो सेगमेंट आ गई, जो डॉटेड लाइन आ गई, ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये। सॉरी, आपको थोड़ा लाइन आड़ा टेढ़ा दिख सकता है क्योंकि मैं एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। माई इंटेंशन इज़ टू जस्ट गिव यू मैथड। ओके, नाउ ये हुआ मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट है। लेट्स नेम दिस मिड पॉइंट एज M। अभी ये मिड पॉइंट मुझे चाहिए क्यों थी? ये मिड पॉइंट इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो एक सेमी सर्कल बनाने के लिए वो मेरा सेंटर बनने वाली है। तो मुझे अभी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल इस तरीके से बनने वाला है। तो मेटल टिप हम रखेंगे M पर। कंपास का जो मेटल टिप है वो आएगा M पर। पेंसिल टिप आप रख दीजिए A पर और घुमा दीजिए। वो C को जाके मीट होगा। क्यों C पर जाके क्यों मीट होता है वो? क्योंकि आपने उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था उससे आपने सेंटर ऑब्टेन किया है, तो वो प्रॉपर सेमी सर्कल C पे जाके ड्रॉप होता है। अभी आता है काम B का। B के पास जाकर के आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर उस सेमी सर्कल को टच करता है। ओके, ये जो परपेंडिकुलर आपने बनाया है उसका मेजरमेंट होगा एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 9.3, और इसी सेगमेंट को हमको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी को ड्रॉप डाउन करके मुझे इस नंबर लाइन पर एक्सटेंड करना है। तो मेटल टिप हम यहाँ B पर रखेंगे और पेंसिल टिप यहाँ पर रख देते हैं। लेट्स नेम दिस पॉइंट एज N। तो मेटल टिप ऑन B, पेंसिल टिप ऑन N
और उसको ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पर आपको मिला है स्क्वायर रूट ऑफ 9.3. यू कैन नेम दिस पॉइंट एज Q. So this point MQ gives you square root of 9.3. Let's move to a next question, that is rationalize the denominator. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडा है ये, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. नाउ सी मैथ्स में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जिस तरह से लोएस्ट फॉर्म में लाना एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होता है 40/45. वी कांट लीव आवर आंसर टू दिस 40/45 बिकॉज देयर इज स्कोप ऑफ कैंसिलेशन. वी कैन कैंसिल देम विद द टेबल ऑफ 5 8 5 9. तो वी ब्रिंग इट टू द लोएस्ट फॉर्म एंड ब्रिंग इट टू 8/9. ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. उसी तरह डिनोमिनेटर का रैशनलाइज होना ये भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. आप आगे जाके काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे. कभी आपका आंसर मान लीजिए इस तरह से आया √3 - 7, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमको एक सर्ड दिख रहा है, इर्रेशनल नंबर दिख रहा है. तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अनुसार डिनोमिनेटर में सर्ड होना ही नहीं चाहिए. तो इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज करना पड़ता है, इसीलिए हमें सिखाया जा रहा है अभी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. अभी डिनोमिनेटर में यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ √7, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है √7 - √6. यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, दोनों को रैशनलाइज करना है. अगर एक ही टर्म है तो उसे क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल. अगर आपका डिनोमिनेटर है √7, उसे आपको रैशनलाइज करना है तो उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, √7/√7. जो खुद इर्रेशनल नंबर है उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो हमारा आंसर क्या आता है, √7 अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अभी √7 × √7 हो रहा है, विच विल बिकम 7. डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया ना, भले न्यूमरेटर इर्रेशनल हो गया बट दैट डजंट मैटर. डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज हो गया, यानी कि 7 हो गया. अब ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बाइनोमियल है 1/√7 - √6. इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. अब ये होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करने के लिए उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए. रैशनलाइजिंग फैक्टर √7 - √6 का कंजुगेट कहते हैं उसे, या फिर रैशनलाइजिंग फैक्टर. यानी कि √7 - √6 को आखिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो रैशनल बन जाएगा, वो सोचना है. तो वो होता है उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर. अगर डिनोमिनेटर में √7 - √6 है तो आपको उसे मल्टीप्लाई करना है √7 + √6 के साथ. अभी डिनोमिनेटर को अगर यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी √7 + √6 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. 1 मल्टीप्लाइज विद दिस एक्सप्रेशन, तो सेम वही प्रोडक्ट आएगा √7 + √6. बट डिनोमिनेटर में जब आप मल्टीप्लाई करते हो इट इज़ लाइक a - b, a + b. वी आर गेटिंग द पैटर्न ऑफ वन आइडेंटिटी. So it will be √7² - √6². Since it had the pattern of a - b, a + b, we did a² - b². So numerator √7 + √6. √7² is 7, √6² is 6. Our final answer is √7 + √6. तो जो डिनोमिनेटर पहले इर्रेशनल था 7 - 6 होके वो अभी रैशनल बन गया, यानी कि वो 1 बन गया. सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नाउ. तो चलिए हम लोग पहुंच गए अपने चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पर, जो कि बेस्ड है एक्सपोनेंट्स के ऊपर. एक्सपोनेंट्स चैप्टर आपको ग्रेड 8 में भी था, आपने किया था तभी. तो यहाँ पर तो उसका बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक बार हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को एक बार रिवाइज कर ले. पहला लॉ है a⁻m multiplies by a⁻n, then the answer is a⁻m + n.
फॉर एग्जाम्पल 3⁻² है विच मल्टीप्लाइज विद द सेम बेस 3 एंड पावर इज 5, तो इस केस में क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, 2 + 5 it will be 3⁻7. Now what if we have division? For example, we have x⁻11 which gets divided by x⁻7. तो सेकेंड वाला लॉ लगता है a⁻m डिवाइड बाय a⁻n इक्वल्स टू m a⁻m - n, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 11 - 7 it will be x⁻4. ओके, आई होप आप सब रिकॉल कर पा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, whenever we have negative power that can be converted into positive power by making the reciprocal of the base. For example, if I have 3/5 जिसका पावर है -7, बट इस -7 को मुझे +7 करना है, आई हैव टू डू रेसिप्रोकल ऑफ दी बेस. 3/5 था, उसको उल्टा कर दिया, 5/3 आपका बेस बन गया पॉजिटिव. वॉट इफ आई डिडेंट हैव अ फ्रैक्शन, मान लो इधर था 3⁻⁻5, तो 3 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 था, तो रेसिप्रोकल कर दो उसका, 1/3⁻5. सो ये हुआ थर्ड लॉ. नाउ फोर्थ लॉ, पावर ऑन पावर, आई कॉल इट पावर ऑन पावर. इफ़ आई हैव 4⁻2, देन एक और भी पावर है यहाँ पर 5, तो इसको दो पावर है, 2 के ऊपर 5, तो क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, और आंसर विल बी 2 5s are 10. सो वी आर डन विथ आवर फोर्थ लॉ. easiest one, x⁻0 it is equal to 1. If I have even 1000 with the power 0, it has to be 1. So we are done with our fifth law. Sixth one, यहाँ पर बेसिस अलग अलग है, that is a⁻m multiplies with b⁻m. पावर सेम है दोनों का, m, बट बेसिस अलग अलग है, तो हमको क्या करना है, a और b दोनों को एक ही ब्रैकेट में कॉमन दिखा सकते हैं विद दी कॉमन पावर m. सेम हैपन्स इन केस ऑफ डिवीजन. इफ वी हैव a⁻m divide by b⁻m, we can express a/b in a common bracket with the power m. So let's begin with few sums of the last exercise. Exercise 1.5, 9⁻1/2. बेस नंबर को छोटा दिखाना है, बेस है 9. अभी 9 को छोटा कैसे दिखाएंगे, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 9 का, 3 3s are 9. सो 9 विल बी एक्सप्रेस्ड एज 3⁻2. यहाँ पर 9 है, 9 को दिखाइए 3⁻2, और जो पावर यहाँ पर 1/2 था वो एज इट इज़ रहेगा, राइट. तो हर सम में जो बेस नंबर है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाना है. तो 9 को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाया, 3⁻2. अभी दिस इज़ लाइक पावर ऑन पावर, दो पावर्स हैं, 2 भी है 1/2 भी है, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 2 कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विथ 3⁻1 विच इज़ इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, 32⁻2/5. 32 को का भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इट विल बिकम 2⁻5, 2/5. दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, 5 2/5, 5 कैंसिल, 2⁻2 एंड आवर आंसर इज 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे तो 2⁻4 हो जाएगा, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, पावर कैंसिल, इट इज 8. लास्ट क्वेश्चन 125 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यू विल फाइंड 125 इक्वल्स टू 5 × 5 × 5. सो इट कैन बी रिटन एज 5⁻3. 5⁻3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, 3 कैंसिल तो हो गया, बट पावर जो है वो नेगेटिव है.
नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल करते हैं. बेस है 5 विच विल बिकम 1/5 with a positive power 1 which need not be written. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. वी हैव 2^3/2 मल्टीप्लाइंग विथ 2^1/5. So as per our law, a⁻m multiplied by a⁻n equals to a⁻m plus n. तो 3/2 ऐड होगा 1/5 के साथ. और अभी इन दोनों को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर तो सेम होना चाहिए. एलसीएम करेंगे 3/2 प्लस 1/5. इस तरह का क्रॉस वाला मल्टीप्लिकेशन करूँगी मैं एलसीएम करने के लिए. 3×5 = 15. दूसरा क्रॉस 2×1 = 2. डिनोमिनेटर 2×5 = 10. एंड हियर वी गेट 17/10. सो 2 our answer will be 17/10. नेक्स्ट क्वेश्चन. 7 पावर है. अभी ये 7 और ये जो 3 है, 1 का भी आप पावर 3 लिख सकते हो. 1 1 1 इट विल गिव अस 1 ओनली. इनका जो पावर 3 था वो ऊपर 7 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है. नाउ 1/3 raised to 21. 1/3 raised to 21. Last question. 7 with the power 1/2 multiplies with 8 with the power 1/2. अभी यहाँ पर पावर तो सेम है, बेस अलग अलग है. a into b raised to m वो वाला लॉ यूज़ करेंगे. 7 into 8 एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे विद द कॉमन पावर 1/2. सो इट इज़ 56 raised to 1/2. ये हमारा आंसर होगा. हमने आज एनसीईआरटी के एक चैप्टर का क्विक रिवीजन किया है. सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक करके उसको एक रिवीजन के फॉर्म में आपके सामने मैं लाई हूँ. बट याद रखिए ये एनसीईआरटी की बुक है जो इम्पॉर्टेंट तो बहुत है बट सफिशेंट बिल्कुल नहीं है. इसके अलावा एनसीईआरटी की बुक के अलावा एक रेफरेंस बुक में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमको करने होते हैं एग्ज़ाम में सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए. नाउ द थिंग इज़ कि जब तक बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं हैं रेफरेंस बुक पर हम नहीं आ सकते. तो बिफोर वी बिगिन विद द प्रैक्टिस ऑफ रेफरेंस बुक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट फिनिश और एनसीईआरटी चैप्टर. तो अभी यहाँ से तो हमने क्विक रिवीजन ले लिया है. मैं अगले वीडियो में आपके पास ज़रूर कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को लेकर आऊँगी इसी चैप्टर के. स्टे ट्यून्ड.